ओटीपी में बहुत स्वागत आपका। ये बताते हैं आज कौन कौन से मुद्दे जिस पे हम चर्चा करेंगे। अलविदा खामेनी, मुस्तफा पर सस्पेंस बरकरार। इसके अलावा नागरिक सरकार के गुलाम नहीं है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने तल्ख शब्दों में ये कहा है। फिर राम मंदिर चंदा लूट मामले को लेकर बात करेंगे, जहां चंपत के चेलों का राज लगातार खुलता जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, दुनिया की नजर इस समय तेहरान पर टिकी है। यहां ऐसा अंतिम संस्कार होने जा रहा है जिसे ईरानी अधिकारी सदी का सबसे बड़ा विदाई समारोह बता रहे हैं। लाखों लोगों की भीड़, अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था, दुनिया भर से आने वाले नेता और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनी अपने पिता के अंतिम संस्कार में पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखाई देंगे? लेकिन इसी बीच एक और तस्वीर ने पूरी दुनिया का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया है। दरअसल ईरान की सरकारी मीडिया ने कुछ तस्वीरें जारी की हैं जिनमें देश के सबसे शक्तिशाली सैन्य कमांडरों में गिने जाने वाले जनरल अहमद वाहिदी खामेनी के अंतिम संस्कार की तैयारियों की बैठक में शामिल दिखाई दे रहे हैं। बाद में उन्हें आयतुल्ला अली खामेनी के ताबूत के पास भी देखा गया। तस्वीरें आई। इन तस्वीरों में सामने आने के बाद उन अटकलों पर भी विराम लग गया है जिसमें उनके मारे जाने या घायल होने की बातें भी कही जा रही थी। आखिर अहमद वाहिदी कौन है और उनका सार्वजनिक रूप से सामने आना इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? आइए पूरी कहानी विस्तार से आपको समझाते हैं, जिस पर अब आगे की तस्वीर टिकी हुई है। दरअसल जनरल अहमद वाहिदी को इस समय ईरान का सबसे प्रभावशाली चेहरा माना जाता है। 1 मार्च 2026 को उन्हें इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी कि IRGC का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। ईरान में IRGC केवल एक सैन्य बल नहीं है, आप जानते हैं, बल्कि देश की सुरक्षा हो, रणनीति और क्षेत्रीय प्रभाव का सबसे अहम स्तंभ माना जाता है। ऐसे में अंतिम संस्कार की तैयारियों के दौरान अहमद वाहिदी की मौजूदगी को केवल एक औपचारिक उपस्थिति नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सुरक्षा संकेत के रूप में इसे देखा जा रहा है, जो ईरान एक मैसेज देने की कोशिश भी कर रहा है। करीब 4 महीने पहले अमेरिकी और इजरायली हमलों के दौरान ईरान के तत्कालीन सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी की मौत हो गई थी। क्षेत्रीय तनाव और सुरक्षा कारणों की वजह से अंतिम संस्कार लंबे समय तक टाल दिया गया था और अब युद्ध विराम के बाद ईरान ने 6 दिनों तक चलने वाले श्रद्धांजलि कार्यक्रम की घोषणा भी की थी और ये समारोह तेहरान से शुरू हुआ, अंत में यहां मशहद में दफन के साथ ये समाप्त हो जाएगा, यानी कि अलविदा खामेनी, इसीलिए लोग कह रहे हैं। ईरानी अधिकारियों के अनुसार इस दौरान करोड़ों लोगों के शामिल होने की संभावना है। राजधानी तेहरान में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। हजारों सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवक और प्रशासनिक टीमें तैनात हैं ताकि लोगों की आवाजाही सुचारू बनी रहे। कार्यक्रम केवल ईरान तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इराक के धार्मिक शहरों में भी श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किए जाएंगे, जिससे इसका धार्मिक और राजनीतिक महत्व और बढ़ जाता है अपने आप में, क्योंकि देश विदेश से भी लोग यहां पहुंच रहे हैं। सुरक्षा प्राथमिकता है। इस समारोह में दुनिया के कई देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और धार्मिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की भी उम्मीद है। भारत भी अपना उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है। साफ है कि ये आयोजन सिर्फ ईरान का आंतरिक मामला नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन इन सभी तैयारियों के बीच में सबसे ज्यादा चर्चा मुस्तफा खामेनी को लेकर हो रही है। सर्वोच्च नेता बनने के बाद से वो सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए, कई अफवाहें भी उड़ी। अब पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में पहली बार लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से आएंगे या सुरक्षा कारणों से दूर ही रहेंगे। अगर वो सामने आते हैं तो इसे ईरान की नई सत्ता व्यवस्था का बड़ा संकेत माना जाएगा मजबूती तौर पर, जबकि उनकी अनुपस्थिति भी कई राजनीतिक सवाल खड़े कर सकती है। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे समारोह केवल श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं होते हैं जो इस वक्त हो रहा है। ये किसी भी देश के लिए एकता, शक्ति और राजनीतिक निरंतरता दिखाने का अवसर भी होता है। इसीलिए तेहरान में होने वाले हर कार्यक्रम, हर तस्वीर और हर सार्वजनिक उपस्थिति पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है, भारत सहित। एक और अहम सवाल ये भी है कि जनाजे की जो नमाज है वो पढ़ेगा कौन? शिया परंपरा ये केवल धार्मिक रस्म नहीं बल्कि नेतृत्व और प्रतिष्ठा की प्रतीक भी मानी जाती है। इसीलिए इस फैसले को भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, देखना होगा। वहीं दूसरी ओर ईरान अभी भी आर्थिक दबाव, क्षेत्रीय तनाव और पश्चिमी देशों के साथ रिश्तों जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में अंतिम संस्कार केवल एक पूर्व सर्वोच्च नेता को विदाई देने का कार्यक्रम नहीं है बल्कि नए नेतृत्व की पहली बड़ी परीक्षा भी माना जा रहा है। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि नया नेतृत्व देश के भीतर स्थिरता बनाए रख पाता है या नहीं और क्षेत्रीय राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। फिलहाल इतना तय है कि तेहरान में होने वाला यह समारोह मध्य पूर्व की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। अहमद वाहिदी की सक्रिय मौजूदगी, मुस्तफा खामेनी को लेकर के बना सस्पेंस, दुनिया भर के नेताओं की भागीदारी और करोड़ों लोगों की संभावित मौजूदगी, ये सभी संकेत बताते हैं कि ये सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं बल्कि आने वाले समय की राजनीति का भी बड़ा मंच बनने जा रहा है।
और सबसे बड़ा सवाल आप सभी से, क्या मुश्तबा खामनेई इस अंतिम संस्कार में सार्वजनिक रूप से सामने आएंगे? ये आपसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि कई लोगों के अलग अलग दावे हैं। क्या अहमद वाहिदी की सक्रिय भूमिका ईरान की नई रणनीति का संकेत है? अपनी राय कमेंट में आप हमें जरूर बताएं। अब दूसरी स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। क्या सरकार के खिलाफ आवाज उठाना अब गुनाह बन गया है? क्या लोकतंत्र विरोध करने वालों को उनके ही शहर से बाहर निकाल दिया जाएगा? नहीं चलेगी सरकार की मनमानी, क्योंकि संविधान किसी सरकार का नहीं बल्कि देश के हर नागरिक का है। और अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जिसने सत्ता, पुलिस और नागरिक अधिकारों को लेकर के पूरे देश में नई बहस छेड़ दी। अदालत ने साफ कहा कि नागरिक भारत सरकार के गुलाम नहीं है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हाईकोर्ट को इतनी कड़ी टिप्पणी करनी पड़ी? क्या पुलिस ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया? और क्या ये फैसला आने वाले समय में सरकारों के लिए बड़ा संदेश साबित होगा? आइए पूरे मामले को शुरुआत से समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के चेंबूर से, जहां रहने वाले सईद अहमद अब्दुल वाहिदी चौधरी कई वर्षों से अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करते रहे, अपना पक्ष रखते रहे। नागरिकता संशोधन कानून एनआरसी, ईंधन की कीमतें हो या ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद था, वक्फ बोर्ड और कई अन्य मुद्दों पर उन्होंने प्रदर्शन किए। इन प्रदर्शनों के दौरान उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हुए हैं, जिनमें ज्यादातर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दर्ज की गई। ये धारा सरकारी आदेश की अवहेलना से जुड़ी होती है, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे मामले को एक अलग मोड़ दे दिया है। दिसंबर 2025 में महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 56 के तहत सईद चौधरी को 1 साल के लिए मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों से बाहर रहने का आदेश जारी कर दिया। यानी जिस शहर में वो रहते थे, जहां उनका परिवार था और जहां उनकी राजनीतिक गतिविधियां थी, उसी शहर में उनके प्रवेश पर रोक लगा दी गई। देखिए, पुलिस का दावा था कि उनकी गतिविधियों से सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हो रही थी और लोगों में भय का माहौल बन रहा था। और यहीं से सवाल उठता है, क्या केवल विरोध प्रदर्शन करना किसी व्यक्ति को उसके शहर से बाहर निकालने का आधार बन सकता है? क्या सरकार के खिलाफ नारे लगाना कानून व्यवस्था के लिए इतना बड़ा खतरा है कि किसी नागरिक को आप बाहर का रास्ता दिखा देंगे? और यही सवाल लेकर के मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच जाता है। देखिए, सुनवाई के दौरान जस्टिस माधव जामदार ने पुलिस की कार्रवाई पर बेहद तीखे सवाल किए। अदालत ने पूछा कि अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ नारे लगाता है तो इससे वो समाज के लिए खतरा कैसे हो जाता है? जवाब दे पुलिस। कोर्ट ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में सरकार और देश एक चीज नहीं होते हैं। सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन संविधान और नागरिकों के अधिकार हमेशा बने रहते हैं। इस चीज का खास ख्याल रखा जाए। और इसके बाद जस्टिस जामदार की जो टिप्पणी सामने आई, वो टिप्पणी हम आपको बताते हैं, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है? क्या सभी नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है? लोग विरोध भी नहीं कर सकते क्या? अगर कोई सरकार के फैसलों के खिलाफ प्रदर्शन करे तो उसके खिलाफ केस दर्ज कर दिए जाएंगे क्या? ये लोकतंत्र नहीं हो सकता है। ये कड़ी टिप्पणी की सवाल पूछे। कोर्ट ने साफ कहा कि बीजेपी सरकार मुर्दाबाद या अमित शाह मुर्दाबाद जैसे नारे लगाना अपने आप में किसी व्यक्ति को शहर से बाहर निकालने का वैध आधार नहीं है। अदालत ने यह भी कहा है कि पुलिस जनता की सेवक है, किसी राजनीतिक दल की या सरकार की नहीं है। उसका काम कानून लागू करना होता है, राजनीतिक असहमति को दबाना नहीं होता। तो हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि सरकार के फैसले का विरोध करना, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना और असहमति जताना संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। साथ ही अनुच्छेद 21 हर नागरिक को गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है। अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए उसके शहर से बाहर कर दिया गया क्योंकि उसने सरकार का विरोध किया है, तो ये इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, साफ कहा गया है। कोर्ट ने यह भी पाया कि पुलिस ने एक्सटर्मिनेट जैसी असाधारण शक्ति का इस्तेमाल ऐसे मामलों में किया, उसका इस्तेमाल होना नहीं चाहिए था। अदालत के अनुसार धारा 188 के तहत दर्ज मामलों को आधार बनाकर के किसी व्यक्ति को आप बाहर का रास्ता नहीं दिखा सकते, यहाँ सही नहीं है। इसी वजह से कोर्ट ने यहाँ इस ऑर्डर और अपील में दिए गए आदेश दोनों को रद्द कर दिया। अब बात उस न्यायाधीश की जिनकी टिप्पणी पूरे देश में चर्चा का विषय बनी है। आप सब जानना चाहते होंगे। देखिए, जस्टिस माधव जामदार का जन्म 13 जनवरी 1967 को हुआ। उन्होंने विज्ञान की पढ़ाई करने के बाद कानून की डिग्री हासिल की और वर्षों तक बॉम्बे हाईकोर्ट में संवैधानिक और आपराधिक साथ ही सिविल मामलों की वकालत की। उन्होंने कई महत्वपूर्ण जनहित याचिकाओं में पैरवी की है और मानवाधिकार, पर्यावरण, महिलाओं की सुरक्षा साथ ही सार्वजनिक हित से जुड़े मामलों में सक्रिय भूमिका निभाई। 7 जनवरी 2020 को उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया था और इसी फैसले के बाद देश भर में प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने
दरअसल फैसले की सराहना करते हुए कहा था कि ये दिखाता है कि आज भी ऐसे न्यायाधीश हैं जो संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए सत्ता से सवाल पूछने का साहस रखते हैं। वहीं यहां एसडीपीआई ने इसे लोकतंत्र और संविधान की ऐतिहासिक जीत बताया है। देखिए, दूसरी तरफ ये समझना आज बड़ा जरूरी है कि अदालत का फैसला किसी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन या विरोध नहीं करती है। अदालत ने केवल ये कहा है कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर केवल विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी किसी नागरिक को उसके शहर से बाहर करने के लिए पर्याप्त कानूनी आधार नहीं होते हैं। यानी कि यह फैसला संवैधानिक अधिकारों और पुलिस शक्तियों के इस्तेमाल की न्यायिक समीक्षा पर आधारित है जो फैसला दिया गया है। अब इस फैसले के दूरगामी असर की बात अगर हम करें तो ये निर्णय भविष्य में उन मामलों के लिए महत्वपूर्ण मिसाल बन सकते हैं जहां प्रशासन विरोध प्रदर्शन पर कठोर कार्रवाई करता है। साथ ही ये भी याद रखना यहाँ बेहद जरूरी है कि हर मामला अपने तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अलग अलग तय किया जाता है। अब सवाल आपसे है कि क्या लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करना देशद्रोह समझा जाना चाहिए या फिर यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है? क्या पुलिस को इतनी व्यापक शक्ति मिलनी चाहिए कि केवल विरोध करने पर किसी नागरिक को उसके ही शहर से बाहर कर दिया जाए? कमेंट करके आप अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आज की जो तीसरी स्टोरी हम आपके लिए लेकर आए हैं अपडेटेड, वो आपको बताते हैं। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ाए गए करोड़ों रुपए के दान को लेकर के उठे सवाल अब लगातार गहराते जा रहे हैं। एसआईटी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए दावे, नई गिरफ्तारी और नए खुलासे सामने आ रहे हैं। और इन सब के बीच इस मामले पर राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख चेहरों में रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद विनय कटियार का बड़ा बयान आ गया। दावा किया कि जांच के आधार पर आगे चलकर चंपत राय पर भी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि ये जांच अभी जारी है और किसी भी व्यक्ति की कानूनी जिम्मेदारी पर अंतिम फैसला जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होता है। देखिए, राम मंदिर में जो दान का गबन का मामला 7 जून को सामने आ गया था। अब समाजवादी पार्टी ने चढ़ावे की रकम में करोड़ों रुपए की कथित अनियमितता का आरोप। शुरुआत में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इन आरोपों को खारिज किया जब इस पर लगाया गया। बाद में बढ़ते विवाद के बीच में ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूरे मामले की जांच कराने का अनुरोध किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी का गठन किया। जांच शुरू हुई, ये हम सब जानते हैं। शुरुआती चरण में जांच में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आने का दावा किया गया। पुलिस के अनुसार मंदिर परिसर के सीसीटीवी फुटेज, कर्मचारियों की गतिविधियां, बैंक खाते, मोबाइल फोन की जांच के आधार पर अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें दान की गिनती करने वाले कर्मचारी, एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी और ट्रस्ट से जुड़े एक पूर्व ड्राइवर भी शामिल हैं। जांच एजेंसियों का यह कहना है कि नकदी, विदेशी मुद्रा और कुछ आभूषण भी बरामद कर लिए गए, जबकि कई बैंक खातों और लॉकर्स की जो जांच है अभी भी जारी है। और सूत्रों के अनुसार अपडेट ये है कि जांच के दौरान आरोपियों के मोबाइल फोन से मिली चैट भी एजेंसियों के हाथ लगी है। दावा यह किया जा रहा है कि इन चैट में कथित तौर पर पैसे और आभूषणों के बंटवारे से जुड़े संकेत मिले। वहीं बैंक रिकॉर्ड की जांच ये भी दिखा अभी जा रहा है कि कुछ आरोपियों के खाते से वेतन की रकम लंबे समय तक निकाली क्यों नहीं गई। जांच का विषय है, पड़ताल की जा रही है। इन सभी तथ्यों की जांच लगातार जारी है। और इन सब के बीच में एसआईटी ने राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कुछ पदाधिकारियों और विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव से भी लंबी पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक जांच का दायरा अब दान प्रबंधन के साथ साथ ट्रस्ट द्वारा की गई कुछ जमीन की खरीद फरोख्त मामले तक बढ़ गया। हालांकि इस संबंध में अभी आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया। इस बीच पूर्व सांसद विनय कटियार ने कहा कि एसआईटी अपना काम पूरी गंभीरता से कर रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने बात की। जांच के आधार पर आगे कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। ये भी कहा है कि जांच पूरी होने से पहले किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं होगा। देखिए, मामले में एक पूर्व आउटसोर्स कर्मचारी हैं जिन्होंने कई आरोप लगाए। दावा किया कि नौकरी दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगी जाती थी, दान की गिनती वाले स्थान पर पर्याप्त निगरानी नहीं होती थी, कई सीसीटीवी कैमरे खराब होते थे। इन आरोपों की भी जांच एजेंसियां पड़ताल कर रही हैं क्योंकि नए आरोप हैं। पूरे घटनाक्रम का जो असर है श्रद्धालुओं पर भी इस बीच दिखाई दे रहा है। कुछ श्रद्धालुओं ने कहा है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती है दान देने को लेकर के असमंजस में है। वहीं कई लोगों का ये कहना है कि उनकी आस्था भगवान राम में है और अगर किसी ने दान का दुरुपयोग किया है तो कानून और न्याय व्यवस्था उसके खिलाफ कार्रवाई करे। अब पूरे मामले में 6 जुलाई को होने वाली राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक पर सबकी नजरें टिकी हैं। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में कुछ पदाधिकारी होंगे जो उनसे स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि कौन कौन से लोग होंगे, लेकिन जाहिर है कि किस किस पर आरोप लगे हैं वो होंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट क्या होगी? क्या जांच केवल गिरफ्तार कर्मचारियों तक सीमित रहेगी या किसी की भूमिका और सामने आएगी? सवालों का जांच पूरी होने और आधिकारिक निष्कर्ष के बाद सारी चीजें सामने आएंगी। जैसे जैसे आगे बढ़ रही है मामला देश के सामने सबसे चर्चित मामले में से एक बना हुआ है। लेकिन वाकई ये लोगों के बीच में जिस तरीके की इस वक्त असमंजस की स्थिति बनी है, खास करके वो श्रद्धालु जो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, रामलला के दरबार में जाते हैं, दान रामलला को देते हैं और भोग कोई और लगा रहा है उस दान का। किस तरीके से लोग
फर्श से अर्श तक का सफर कर गए। पिछले 2-3 सालों में कुछ ऐसे नाम भी सामने आए हैं जिनके बैंक अकाउंट की डिटेल्स अभी खंगाली जा रही है कि कुछ हजार रुपए थी उनकी सैलरी और यहाँ लाखों का कैसे उन्होंने व्यापार कर लिया, करोड़ों की संपत्ति कहाँ से अर्जित कर ली। ये सारा मामला जांच का विषय है। एसआईटी को फिलहाल कुछ और दिन दिए गए हैं इस पूरे मामले की जांच करने के लिए। उसके बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है और कई यहाँ नामचीन जो हस्तियां हैं राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ी हुई वो इस वक्त सवालों के घेरे में है, उनकी भूमिका सवालों के घेरे में है। चंपत राय तो हैं ही, लेकिन चंपत राय के जितने भी चेले हैं उनसे भी पूछताछ हुए और कई राज सामने आए। इसी के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या चंपत राय, अनिल मिश्रा या इसके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जिन पर गाज गिर सकती है। इस्तीफे को लेकर के जो असमंजस की स्थिति है कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है लेकिन इस्तीफा इनका एक्सेप्ट नहीं हुआ। अब 6 जुलाई को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि इस पर सरकार का क्या रुख रहता है, जो एसआईटी है उसकी जांच रिपोर्ट क्या कहती है। इसके अलावा आगे की जो रूपरेखा है, जो रिपोर्ट अभी एसआईटी तैयार करेगी उसी पर जांच की डिपेंड करेगी कि आगे किस दिशा में किस पर ये जांच की आंच गिरने वाली है और किस दिशा में ये जांच आगे बढ़ने वाली है। फिलहाल ये अपडेट इस वक्त। तो ओटीपी में आज इन 3 मुद्दों पर हमने बातचीत की है और कौन सी खबरों पर आप अपडेट लेना चाहेंगे या बात करना चाहेंगे, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।